फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 18 कृषि, जो कि आपका खंड व भारत जनसंख्या में अर्थव्यवस्था का पाठ है। ठीक है, हम कृषि के अंतर्गत जो है इसके बारे में हमने प्रकार पढ़े हैं, इसकी समस्याएं के बारे में भी हमने पढ़ा, किस किस प्रकार की जो है कृषि जो होती है हमारे भारत में उसके बारे में हमने पढ़ा। आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, गहन कृषि, निर्वहन कृषि, उद्यान कृषि, और इसके बारे में जो है हमने जो है कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद में जो था हमारा जैविक कृषि, रासायनिक कृषि में क्या अंतर रहता है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। गेहूं की जो फसल है, गेहूं की फसल के बारे में जो है हमने पढ़ा। आपके गेहूं में जो है कौन कौन से क्षेत्रों में गेहूं की फसल जो है उनका उत्पादन किया जाता है, और उसके लिए जो है किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होती है। ठीक है, तो गेहूं की जो भौगोलिक दशाएं जो हैं वो हमको याद होनी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद में जो है किन किन क्षेत्रों में जो है आपको डायरेक्टली इतना यूँ जो है इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये आपके दे रखे हैं जो स्टेट, ये सारे उत्तरी क्षेत्र के हैं और मैदानी क्षेत्रों के हैं। तो आपका जैसे ही दिमाग में आएगा इसकी भौगोलिक स्थिति को लेकर कि मैदानी क्षेत्रों में की जाती हैं, कितना इसका टेम्परेचर होना चाहिए, कितना इसका वर्षा की मात्रा होनी चाहिए, तो इस हिसाब से जो है वो जहाँ पर इसकी अनुकूलता दिखती है तो वह क्षेत्र होगा। ठीक है, तो गेहूं की जैसे आपकी भौगोलिक दशा आपको लर्न होगी ना, तो उसी हिसाब से जो है जितने भी आपके जो स्टेट रहते हैं, अगर वो उस विशेषताओं से मेल खाते रहेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस स्टेट में या इस स्थान पर जो है गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर गेहूं की जो भौगोलिक दशाएं पढ़ी थी, यहाँ पे जिस क्षेत्र में सारी भौगोलिक दशा होगी तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पर अगर इतने डिग्री से लेकर आपको जितने, जैसे कि गेहूं के लिए कितने चाहिए होती है, 15 डिग्री से 28 डिग्री तक चाहिए होती है, काटते समय 28 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस तक। तो जहाँ पर ये इतना तापमान रहता है, इतना टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे हो सकता है बारिश 50 से 75 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे आपको पता रहता है कि इतनी मात्रा होती है वर्षा की, तो उस क्षेत्र में होगा। ठीक है, मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, बलुई वैसी मिट्टी मिल जाती है, मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। अगर ये सारी भौगोलिक दशाएं जहाँ पर होगी हमारे भारत देश में या इंडिया में, इंडिया के जहाँ पर भी जितना भी जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर अगर इन भौगोलिक दशाओं की हमें जो है वो स्थिति मिल जाती है, तो वहाँ पर गेहूँ की फसलों का जो बोना है वह आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है हम आज की क्लास में जो है पढ़ने वाले थे, हमारी अगली जो नेक्स्ट फसल रहती हैं वह रहती है चावल। आज जो हम पढ़ेंगे चावल के बारे में पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ अभी क्या करना है, सुनना है जैसा कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, और जो बुक जो रीडिंग करनी है फिर बाद में करनी है आपको बुक रीडिंग। तो पहले जो मैं आपको चावल के विषय में जो बातें समझाना चाहती हूँ वो आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है कि चावल की फसल के बारे में जो मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो रहता है आपका, अगर मैं चावल हम पढ़ रहे हैं तो चावल के विषय में जैसे कि हमने पढ़ा कि हमको क्या पता होना चाहिए, इसकी भौगोलिक दशाएं। तो कौन कौन सी चावल की हमारी भौगोलिक दशाएं रहती हैं, तो चावल की भौगोलिक दशाएं किस प्रकार की रहती हैं, चावल की भौगोलिक दशाओं के लिए हमें कितना तापमान, कितनी वर्षा, कितनी मिट्टी, कैसा धरातल, कैसा श्रम और कैसा खाद। सबसे पहली बात आती है हमारे तापमान की। तापमान कितना चाहिए होता है इसमें बोते समय चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस, और जब पकने के समय इसमें कितनी चाहिए होती है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि मैंने, अगर हम कटिबंध की बात करें कि कौन से कटिबंध में चावल का होता है उत्पादन, तो उष्ण कटिबंधीय कटिबंध में जो है ये चावल का पौधा होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट कौन सा आता है हमारा, अगला पॉइंट आता है हमारा वर्षा का। ठीक है, तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, वर्षा जो होनी चाहिए हमारी होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ये भी किस में होनी चाहिए, वार्षिक में। तो 200 सेंटीमीटर हमारी होनी चाहिए वार्षिक वर्षा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको तापमान और वर्षा। अगली जब हम बात करते हैं मिट्टी की, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी हमारी होनी चाहिए जलोढ़। मिट्टी हमारी होनी चाहिए जलोढ़ मिट्टी, और ये जलोढ़ मिट्टी
होनी चाहिए। हमारी जो चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम होती है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में जब अगर हमारा मिट्टी वाला चैप्टर आता है तो हम मिट्टी वाला चैप्टर में सभी मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ जो होती है एक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अलावा डेल्टाई मिट्टी, डेल्टाई क्षेत्र में और तटवर्ती भागों में ये मिलती है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलती है जलोढ़ मिट्टी। और जो हमारा तटवर्ती क्षेत्र होता है ये वाला, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, तटवर्ती क्षेत्र में। अगला जो आता है हमारा पॉइंट, वह आता है हमारा धरातल। धरातल कैसा होना चाहिए? आप देखोगे कि जब हम चावल की बात करते हैं तो चावल जो है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है हमारे भारत का, वहाँ पर भी होता है। तो जब हम दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र देखते हैं भारत का, तो जो भारत का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है तो वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो अब आपको ये देखने को मिलेगा कि गेहूँ की फसलों में तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, मैदानी क्षेत्र वाला धरातल पढ़ा था। लेकिन जब हम चावल की बात कर रहे हैं तो चावल में जो है हमें समतल धरातल नहीं बता रहा है। समतल धरातल के साथ में हमको एक अन्य प्रकार का चीज़ बता रहा है। कैसा धरातल बता रहा है? सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भी खेती की जाती है। किसकी? चावल की। तो चावल में हमको एक अन्य पॉइंट भी मिल रहा है, एक अतिरिक्त पॉइंट। क्या मिल रहा है? पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो चावल में धरातल जो है अगर उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाएगी चावल की? सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। ठीक है। अब अगला आता है हमारा पॉइंट, श्रम। अब हमें बताना है कि श्रम कैसा होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये सोचना है थोड़ा कि जब हम श्रम की बात कर रहे हैं तो जो चावल की फसलों के लिए किस प्रकार के श्रम होता है, क्यों आवश्यक पड़ रही है हमें श्रम की। चावल के उत्पादन के समय आपको पता है कि चावल को पहले एक पौधे के रूप में उपजाया जाता है। उस पौधे को जो है पानी में से डुबो कर अलग अलग जो है इस प्रकार से जो है उनको वापस अलग अलग लगाया जाता है उन पौधों को, ठीक है, पानी के अंदर। तो जब इस प्रकार की जब कृषि होती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होगी, लोगों की ज़्यादा आवश्यकता होगी उस कार्य को करने के लिए। तो श्रम की यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हमें यह भी होना चाहिए कि उस क्षेत्र में अगर हम चावल की कृषि कर रहे हैं तो हमारा श्रम कैसा होना चाहिए? सस्ता श्रम होना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट रहता है खाद। अब खाद तो सभी को जानकारी है ही है कि खाद जो है जैविक खाद होनी चाहिए, गोबर खाद होनी चाहिए, हड्डियों की खाद, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट खाद की आवश्यकता होती है इस चावल की कृषि के लिए। जितना हो सके जैविक खाद हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है खेती के लिए। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में। अगर मैं इसको इतिहास की हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो चावल का जो है ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से भी आ रही है ये चावल की कृषि। तो हिस्ट्री में भी जो है हमें ये चावल की कृषि देखने को और पढ़ने को मिलती है। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा चावल की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब अगला जो पॉइंट रहता है चावल की किस्में। चावल की किस्में कौन कौन सी है? चावल की किस्में, तो चावल की किस्मों के बारे में हम समझेंगे। चावल की कौन कौन सी किस्में हैं और वह किस्में जो हैं चावल की कहाँ कहाँ पर इसका उत्पादन होता है उस चावल की किस्म का। तो अगर